नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। आज करनाल लोकसभा के बारे में बात करेंगे। करनाल लोकसभा का जो रिजल्ट 2019 का रहा और 2014 का जो रिजल्ट रहा उसके आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे। करनाल लोकसभा में 9 सीटें हैं असेंबली की। तो वो जो 9 सीटें हैं एक बार उनको देख लेते हैं कौन कौन सी 9 सीटें इसमें आती हैं। करनाल लोकसभा में नीलोखेड़ी विधानसभा है। अभी जो नीलोखेड़ी विधानसभा है वो प्रेजेंट में बीजेपी के पास है, यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट उस पे निर्वाचित है। दूसरी सीट है असंध विधानसभा। असंध विधानसभा पे कांग्रेस का उम्मीदवार निर्वाचित है, यानी कि ये सीट प्रेजेंट में एज ए असेंबली के रूप में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है। तीसरी सीट है इसराना। इसराना जो सीट है वो मौजूद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है, यानी कि कांग्रेस जिसको हम कहते हैं उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो ये तीसरी जो सीट है इसराना वो कांग्रेस के पास है। चौथी जो सीट है करनाल। करनाल जो सीट है वो मौजूदा बीजेपी के पास है और बीजेपी से जो पूर्व में मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा के सीएम रहे 2 टाइम, तो प्रेजेंट में अभी वो सीट खाली हो गई है। और जो नए मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सिंह सैनी साहब, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले इस पे उनकी पार्टी की तरफ से उनका नामांकन भरा जाएगा कि वो सीट उपचुनाव के रूप में सीट पे लड़ेंगे। तो प्रेजेंट में जो सीट करनाल की है, करनाल की, वो मौजूदा कांग्रेस बीजेपी के पास है। 5वीं जो सीट है घरौंडा। घरौंडा जो सीट है वो भी बीजेपी के पास ही है। निर्वाचित जो उसके एमएलए हैं वो भी घरौंडा के ही हैं। और 6ठी जो सीट है पानीपत। पानीपत सिटी और पानीपत ग्रामीण, ये 2 सीटें हैं। पानीपत सिटी भी बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि एमएलए उन्हीं का है। और जो पानीपत ग्रामीण जो है उस पे भी भारतीय जनता पार्टी का ही एमएलए है, यानी कि निर्वाचित है। और जो 8वीं जो सीट है वो है समालखां। समालखां का जो सीट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है, यानी कि निर्वाचित जो सदस्य है वो कांग्रेस की तरफ से है। और जो लास्ट जो सीट है जो इंद्री विधानसभा है जो करनाल लोकसभा के तहत आती है, वो भी बीजेपी के पास है। यानी कि जो अभी लोकसभा में जो 9 सीटें हैं, अगर हम उसका विश्लेषण ये करते हैं कि 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं, तो आंकड़े आपके सामने हैं कि भाई इसमें से 3 जो सीटें हैं, 3 सीटें असंध, इसराना और समालखां, ये 3 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास अभी मौजूद हैं, यानी कि सिटिंग एमएलए उनके हैं। बाकी जो सीटें हैं, जो 6 सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यानी कि 9 में से 6 सीट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस पे आंकड़ों के हिसाब से कितनी मौजूद स्थिति में है 2019 में। अब प्रेजेंट में अब जो इलेक्शन होने वाला है 2024 का, उस पे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, उससे से बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि 6 और 3 का जो फासला है वो बहुत बड़ा फासला होता है, लेकिन समीकरण जो है वो थोड़े से कुछ मुद्दों को लेके जो चेंज हो सकते हैं। आम लोगों में जो धारणा है या अच्छी है पार्टी के खिलाफ या बुरी है, वो दूसरी बातें हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हार और जीत निश्चित होती है और मुद्दों के हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाता है। जिसका पब्लिक रिलेशन लोगों में ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा, पहुंच जाएगा और वो मुद्दों को भुलाने की कोशिश करेंगे, तो वही पार्टी इन 9 सीटों पे एक
लोकसभा का इलेक्शन जीत सकती है। लेकिन जब हम 19 का विधानसभा चुनाव भी देखें एक साथ में, तो 9 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब हम दूसरी तरफ से ये देख लेते हैं कि जो करनाल लोकसभा है 2019 का जो रिजल्ट है करनाल लोकसभा का, उसको हम आंकड़ों के हिसाब से देख लेते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, कितनी वोट मिली हैं और कितना वोट का टोटल वोट का प्रतिशत मिला है। तो यहाँ पे मैंने 5 कैंडिडेट चुने हैं और 5 जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से बिलोंग रखते हैं, जिन्होंने 2019 में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन तो बहुत सारी पार्टियों ने लड़ा, लेकिन जो हम एक खाका रखते हैं कि टॉप 5 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि पहले 5 कौन सी राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने मुकाम हासिल किया है कुछ वोट लेने का, और कुछ सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो इसमें जो करनाल जो लोकसभा 19 का जो रिजल्ट है, करनाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय भाटिया जो मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं वो 9,09,432 वोटों के साथ विजय घोषित हुए, यानी कि 70.36% इसको वोट शेयर मिला। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं संजय भाटिया को 9,09,432 वोट मिले, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे कुलदीप शर्मा जी, उनको 2,55,163 वोट मिले, जो कुल वोटों का 19% रहा। यानी कि आप देख लीजिए 9,09,432 बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। और जो सेकंड जो पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और उसके जो उम्मीदवार रहे थे कुलदीप शर्मा जी, उन्हें 2,55,163 वोट मिले, जो टोटल वोटों का 19% रहा है। तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार हैं पंकज जी बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ा पंकज जी ने, और ये 67,951 वोट उनको मिले, और ये 5.19% इनका वोट बैंक रहा। यानी कि तीसरे नंबर पे करनाल लोकसभा में बीएसपी पार्टी रही, बहुजन समाज पार्टी रही, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर पे थी। चौथे नंबर पे कृष्ण कुमार अग्रवाल जी आम आदमी पार्टी जो है, जो पिछले कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय पार्टी का इसको दर्जा मिला है भारतीय चुनाव आयोग से, इनकी तरफ से जो कृष्ण कुमार अग्रवाल जी हैं उनको 22,042 वोट मिले, और इनका टोटल वोट प्रतिशत 1.71% रहा। आम आदमी पार्टी इस सीट पे चौथे नंबर पर रही। 5वें नंबर पे जो रहे उम्मीदवार धर्मवीर जी इंडियन नेशनल लोकदल से 5 नंबर पे रहे, जिन्हें 15,748 वोट मिले, और इनका वोट जो प्रतिशत है 1.22% है। यानी 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें करनाल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया को 9,09,432 वोट मिले, जो 70.36% इनका वोट शेयर रहा। और जो सेकंड नंबर पे रहे कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा जी, उनको 2,55,163 वोट मिले, जो 19% रहा। यानी कि जो दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसमें अगर हम गैप देखते हैं, वोट का जो गैप देखते हैं, वोट का जो प्रतिशत भी देखते हैं, वोट का गैप भी देखते हैं, बहुत बड़ा गैप है। अब फ्यूचर में अब क्या होगा इस बारे में
पब्लिक ही जानती है, जो उसको चुनेंगी किसी अपने उम्मीदवार को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की उम्मीदवार को। हालांकि उसमें मनोहर लाल खट्टर साहब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, और अभी कांग्रेस ने, जहां तक मुझे पता है, अभी उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है, बहुजन समाज पार्टी की भी नहीं आई है। तो इसमें क्या है कि अब ये गैप जो है वो जनता क्या उसको आगे बढ़ाएगी, क्या जनता इस गैप को तोड़ेगी, ये तो भविष्य की बात है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वो किसी कैंडिडेट को हरा भी सकती है और जिता भी सकती है। क्या पता तीसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है 1 नंबर पे आ जाए, दूसरी नंबर की जो पार्टी है कांग्रेस वो 1 नंबर पे आ जाए, या चौथे नंबर की जो पार्टी है वो 1 नंबर पे आ जाए, या पहले नंबर की पार्टी है वो 5वें नंबर पे आ जाए, क्योंकि 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट भारत में है। दूसरा जो करनाल लोकसभा 2014 का जो रिजल्ट रहा उस पे भी हम फोकस कर लेते हैं, क्योंकि 2014 का जो रिजल्ट जो रहा वो रिजल्ट, उस रिजल्ट ने 2019 के रिजल्ट को प्रभावित किया, क्योंकि हम हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं और जब डाटा आपके पास होता है तो उसमें हम उसी अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि हाँ हमारे पास खामियां हैं, अगर हमारी जीत है तो किस तरह से हमारी जीत को बरकरार रखा जा सकता है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अच्छे से जानती है। तो 2014 का जो लोकसभा का जो चुनाव रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार को फर्स्ट नंबर यानी कि विजय घोषित हुए 5,94,704 वोटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अश्विनी कुमार जी को 5,94,704 वोट मिले और इनका टोटल वोट शेयर 49.96% रहा। दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे अरविंद कुमार शर्मा जी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही 2,34,657 वोट इनको मिले और 19.71% इनका वोट शेयर रहा। यानी कि अश्विनी कुमार जो 19 में इंडियन कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वही उम्मीदवार कांग्रेस ने 14 में बनाया था, और जो 19 में उनको 14 में जो इनको वोट मिले हैं 2,34,657, और वहीं जो उनको 19 में जो वोट मिले हैं 2,55,167, यानी कि कुछ ही हजार वोटों की बढ़ोतरी हुई है 14 और 19 के बीच में। तो आप इससे समझिए। और इसके बाद जो तीसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार है जसविंदर सिंह संधू साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, इन्हें 1,87,893 वोट मिले और 15.78% वोट बैंक रहा। अब ये जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, अब अगर ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा 19 में, अब इसमें ये भी रहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के टुकड़े हो गए उनकी परिवार की तरफ से ही, तो अब उसमें अगर टुकड़े हुए हैं, डिवाइड हुई है पार्टी, तो वोट जो प्रतिशत है वो भी डिवाइड हुआ है। तो जो नई जो पॉलिटिकल पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी, तो वो करनाल लोकसभा में पहले 5वें नंबर पे भी 6ठे नंबर पे भी नहीं है, पहले 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे भी नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 5वां हासिल क्रमांक लिया है 2019 में, और वहीं 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल जो संयुक्त रूप से थी वो तीसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि 1,87,893 वोट, और इसमें बहुजन समाज पार्टी को तीसरा रैंक नहीं मिला, यानी कि क्रमांक नहीं मिला, और वो चौथे नंबर पर पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, चौथे नंबर पर रही। लेकिन 19 में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर पॉलिटिकल पार्टी बन गई, और यहाँ जो मराठा वीरेंद्र वर्मा जी हैं वो
इनके बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज होते करते रहते हैं, और ना तो वो इतने अपने 20 साल के कैरियर में ना तो वो एमएलए बन पाए हैं ना और सांसद बन पाए हैं। लेकिन वो एक दूसरी बात है, लेकिन जज्बा एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में हार जीत तो निश्चित है, लेकिन एक जज्बा, इलेक्शन लड़ने का जो जज्बा है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश की राजनीति के प्रति, वो एक काबिल तारीफ है। तो बहुजन समाज पार्टी इस 2014 के इलेक्शन में चौथे नंबर पर पॉलिटिकल पार्टी रही, जिनके उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा साहब को 1,02,624 वोट मिले। आप ये देख लीजिए कि कितना वोट शेयर मिला बहुजन समाज पार्टी को चौथे नंबर पे। लेकिन ये जब हम यहाँ तीसरे नंबर पर देखते हैं तो 67,091 ही वोट मिलता है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का भी वोट बैंक खिसका है, बहुत ज्यादा खिसका है 2019 के इलेक्शन में। लेकिन 14 के इलेक्शन में वो 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल किए हुए हैं, यानी कि 8.72%। और यहाँ पे जो 19 का इलेक्शन है वो 5.19%, यानी कि 3% जो वोट बैंक है पार्टी को गंवाना पड़ा। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को जो 14 में जो वोट बैंक था 19.71%, वहीं 19.76 हो गया, यानी कि 3% वोट बैंक बढ़ा, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो हैं कुलदीप शर्मा जी, उनको 2,55,167 वोट मिला 19 में, और वहीं अरविंद कुमार शर्मा जी को 2,34,657 वोट मिला, यानी कि 3% की 2019 में बढ़ोतरी है। और वहीं जो तीसरी पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, यहाँ पे चौथे नंबर पे थी, उसका वोट बैंक घटा, यानी कि 8.5 वोट बैंक से 5.19% वोट बैंक रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तीसरे नंबर पे रही। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो इंडियन नेशनल लोक दल है, उसमें जो दरार आई है, जो बनी है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनकी फैमिली की, जननायक जनता पार्टी, तो इस वजह से एक बड़ी खामी हो सकती है, और वो है भी, क्योंकि यहाँ पे वो तीसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है 2014 में, और यहाँ 19 में वही पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो वो 5वें स्थान पे आती है। तो इसका तो विश्लेषण बिल्कुल सटीक सा है, इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि ये गलत विश्लेषण है, क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी दो पॉलिटिकल पार्टी में बदलती है तो वोट शेयर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वोटर जो हैं दो खेमे में बढ़ जाते हैं। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हुआ, और वो 5वें नंबर पर 2019 के इलेक्शन में आई। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जज्बा, वो 6ठे नंबर पे भी नहीं आ पाई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम ज्वाइंट इलेक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का ज्वाइंट होता है, तो वो उसमें जीतने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और इसमें जो 5वीं जो रही 2014 के इलेक्शन में, परमजीत सिंह, आम आदमी पार्टी के परमजीत सिंह को 32,057 वोट मिले, और 2.69% इसका वोट शेयर रहा। तो उन 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन है करनाल का, और 2019 का जो इलेक्शन है करनाल का, उसमें आम आदमी पार्टी ने एक स्टेप अप लिया है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी 2014 में 5वें नंबर पर थी, वहीं 2019 में वो चौथे नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी आ गई है। तो उसका क्या है कि वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और वोट बैंक भी बढ़ा है, नो डाउट, आम आदमी पार्टी का। तो विश्लेषण ये कहता है कि आम आदमी पार्टी 14 के बजाय 19 में 5 साल में इसने अपना थोड़ा सा मुकाम हासिल किए हैं।
करना लोकसभा में, इसको हम किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, इंडियन नेशनल लोक दल जो है उसका जो ग्राफ है वो घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि उसका जो डिवाइड है पॉलिटिकल पार्टी का, तो उस वजह से उसको भुगतना पड़ा है। और तीसरा जो इस पे सबसे बड़ी अहम बात में से एक है कि बहुजन समाज जो पार्टी है, जो 14 में जो 4 नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी थी, वो 19 में वो तीसरे नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। लेकिन इसमें क्या है कि उसका जो वोट शेयर है वो वोट शेयर 3% घटा है। यानी कि 14 में वो 8.72% था और 19 में 5.19% वोट बैंक है। यानी कि हम बहुजन समाज पार्टी ने 14 के इलेक्शन में जो 4 नंबर पे है, वहीं बहुजन समाज पार्टी 19 के इलेक्शन में तीसरे नंबर पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि उसका वोट बैंक घटा है, नो डाउट। और इसमें जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का केवल 14 और 19 का इलेक्शन में केवल 3% वोट बैंक ही बढ़ा है। क्योंकि अरविंद कुमार जो शर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से 2 टाइम जो उम्मीदवार रहे हैं, तो उनको 14 में जो वोट बैंक मिला है, उनको 19.71 वोट बैंक मिला है। और जो 19 में वोट बैंक मिला है, 19.74 वोट बैंक मिला है। यानी कि 3% वोट बैंक बढ़ा है। अगर वोट की हम बात करते हैं तो 14 में अरविंद शर्मा जी जो कांग्रेस से रहे, उनको 2,34,657 वोट मिले हैं। और 19 में ही अरविंद कुमार शर्मा को कांग्रेस की तरफ से 2,55,167 वोट मिले हैं। और उसी तरफ अगर हम सिटिंग जो एमपी है, माननीय सांसद जी हैं बीजेपी की तरफ से, अब इसमें बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है। क्योंकि अश्विनी शर्मा जी की डेथ हो गई थी इस बाद में, तो कैंडिडेट उन्होंने चेंज किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उनकी जगह संजय भाटिया को टिकट दी। और संजय भाटिया ने इस मार्जिन को, क्योंकि इस दौरान जो है 5 साल में क्या है कि वोट शेयर बढ़ रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का, कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, तो उसमें क्या है कि जो नए कैंडिडेट है जो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नए कैंडिडेट आ जाते हैं 18 साल से की एज में आ जाते हैं, तो सबको भारतीय इलेक्शन चुनाव आयोग वोट देने का अधिकार देता है। और उसमें वोट भी बढ़ते हैं, प्रतिशत भी बढ़ती है। तो 5 साल में बहुत सारे वोट बढ़ जाते हैं एक किसी भी असेंबली में या पॉलिटिकल असेंबली में या लोकसभा में। तो यहाँ पे 9,0432 जो वोट हैं संजय भाटिया जी को मिले हैं, नो डाउट। क्योंकि इसमें ये जो मार्जिन है बहुत बड़ा मार्जिन है, ये हम इसको हासिल से नहीं डाल सकते हैं। विश्लेषण हम जब करते हैं तो विश्लेषण ऐसा ही होता है, और जो सच्चाई है वो सच्चाई है। दूसरा ये है कि सिचुएशन जो सिटिंग जो सरकार है वो भी उसका भी बहुत बड़ा माने रखता है, चाहे वो लोगों के प्रति नेगेटिव में है या लोगों के प्रति पॉजिटिव में है, या लोग उनके प्रति पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन सरकार में रहना सबसे बड़ी बात है, उसका बेनिफिट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। और ये भी एक बड़ी बात है कि बीजेपी ने खुद की अब सरकार बनाई है। पहले जो 19 में जो सरकार बनाई वो जननायक जनता पार्टी की जो 10 सीटें आई और कुछ जो निर्दलीय मिलने हैं, 7 निर्दलीय मिलने हैं, तो उनके बहुमत से उनको सरकार बनाई, गठबंधन की जो सरकार रही। लेकिन पिछले ही महीने भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा और सेपरेट गवर्नमेंट बनाई अपनी खुद की। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज
का विषय हो सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या जननायक जनता पार्टी के लिए कि वो किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगा। अब इसके साथ एक दूसरी अहम बात ये भी है कि अगर 9 असेंबली हैं हरियाणा इसमें जो है भी और करनाल लोकसभा में, उसमें से 9 में से 6 जो सिटिंग एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 जो एमएलए हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं और बाकी जो बहुजन समाज पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल है और आम आदमी पार्टी है, या कोई उसमें ऐसा इवन उसका कोई फ्रीडम भी एमएलए नहीं है, यानी कि 77 एमएलए भी नहीं है 9 विधानसभा सीटों पे। तो इसका भी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन दूसरी तरह से ये आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है, लेकिन लोगों का जो रुझान है या वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है वो तो करनाल की जनता जानती है, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो सिचुएशन है वो जनता ही बता सकती है अपने बहुमूल्य वोट बैंक से कि सिटिंग एमपी को बनाए रखना चाहती है या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को चांस देना चाहती है। या अगर सिटिंग एमपी बनाए रखती है तो बीजेपी की नो डाउट हैट्रिक होती है, 3 टाइम में एमपी हो जाएगा। अगर उस हैट्रिक को तोड़ती है या कांग्रेस का कोई एमपी आता है, इवन गठबंधन का कोई एमपी आता है या बहुजन समाज पार्टी का एमपी आता है या आम आदमी पार्टी का एमपी आता है या इंडियन नेशनल लोकदल का एमपी आता है, वो तो लोगों की रुझान पे और उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये 2014 का इलेक्शन जो रहा वो अभी उनके पक्ष में रहा। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के 2019 का जो चुनाव रहा, आम चुनाव रहा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मार्जिन के साथ इस सीट को जीता। और अब जो इलेक्शन जो 24 का जो इलेक्शन है इसमें ये लोग बताएंगे, ये मैं नहीं कह सकता कि उसकी जीत होगी या हार होगी, ये तो करनाल की जनता बताएगी, करनाल लोकसभा की। और जो 9 विधानसभा हैं इसमें शामिल हैं वो लोग बताएंगे जो अपना बहुमूल्य वोट देंगे और एक अच्छा एक उम्मीदवार जिसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और उसको भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में अपना एक नुमाइंदा भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, हम जारी रखेंगे फ्यूचर में भी। कल भी एक नए एपिसोड के साथ कोई एक दूसरी लोकसभा सीट के साथ हम पूरी 10 जो लोकसभा सीटें हैं उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद जो हरियाणा का जो असेंबली की जो सीटें हैं उनका एक सीट का भी इसी तरह से आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।